वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके थे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो चुका था और इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई किए थे। स्ट्रिंग एंड पुली अरेंजमेंट में, स्प्रिंग मास बॉडी में, इलास्टिक सिस्टम्स में। और आज उसी का एप्लीकेशन करना है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो एप्लीकेशन किसका? ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। प्रिंसिपल या इक्वेशन कहें, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का या इक्वेशन का। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल है जो कर्व पाथ पर चल रहा है, और कर्व पाथ सर्कुलर भी हो सकता है और भी कोई। तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, यही देखना है। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। ये मान लो एक कर्व ट्रैक है और कर्व ट्रैक वर्टिकल प्लेन में। ये जो कर्व ट्रैक है वो वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन समझ रहे हैं ना? हाँ, तो वर्टिकल प्लेन में कर्व ट्रैक है, तो उस पर हम लोगों को देखना है कि एक बॉडी को रिलीज करें सर्टेन हाइट से। इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, ये नीचे स्लाइड करता हुआ जाता है, और तब देखते हैं क्या होता है। ये सर्कुलर पाथ पर, कर्व पाथ पर वर्टिकल प्लेन में चल रहा है, और वर्टिकल प्लेन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये है कुछ हाइट यहाँ से, ये जो ट्रैक है ये रेस्ट में, बॉडी ए से रिलीज करते हैं। ये एक ब्लॉक है जो स्लाइड करेगा, और ये जो ट्रैक है वो स्मूथ है, उस पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। यहाँ से जाता हुआ बॉडी बी से अलग होगा। तो जब ये बी से अलग होगा तो उस समय इस ट्रैक का ट्रेजेक्ट्री का एंगल थीटा दिया हुआ है, और ये हाइट h1 है, और ये इसकी हाइट यहाँ से h2 है। तो आपको पता लगाना है कि जब वो ट्रैक को लीव करेगा यानी अलग होगा, तो उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी, उस समय उसकी स्पीड निकालनी है। डायरेक्शन तो वहाँ ट्रैक के टेंजेंशियल होगा, उस समय स्पीड कितनी होगी यही पता लगाना, समझे? तो स्पीड के लिए हम कैसे पता लगाएं? तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि कर्व ट्रैक पर मोशन जब हो रहा है तो कौन कौन से कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं या नहीं एक्ट कर रहे हैं, समझे? कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स वहां एक्ट कर रहे हैं, इसको देखते हैं।
यानी विच ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, यही पता लगाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए से बी तक जाते हुए जब कर्व ट्रैक से जा रहा है, एट एनी मोमेंट जब यहां से गुजर रहा होगा तो इस पर ग्रेविटी एक फोर्स होगा, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। इसके अलावा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, यह फोर्स ट्रैक एक्सर्ट कर रहा है इसलिए इसे हम एक्सटर्नल फोर्स मानेंगे। इसके अलावा और कोई फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ जो एक्ट करता है ये सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट किया, वो था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया, वो था फोर्स नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको कहते हैं। इसके अलावा कोई और फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो अब क्या करें, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसलिए करेंगे क्या कि उस पर लगने वाले कंजर्वेटिव फोर्स के नाम से एक अकाउंट ड्रॉ करते हैं, अकाउंट, एनर्जी का अकाउंट, और लोएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस मानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस। और यहां से यहां तक जाने में इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी निकालकर एनर्जी डिफरेंस बराबर वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, इनिशियल एनर्जी हो जाएगी mgh1। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फंक्शन में रेफरेंस से जो ऊपर पॉइंट होता है वहां एनर्जी पॉजिटिव होती है, और रेफरेंस से जो नीचे पॉइंट होता है वहां एनर्जी निगेटिव होती है। यहाँ रेफरेंस ऊपर है ए भी और रेफरेंस ऊपर है बी भी, दोनों पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से ऊपर पड़ रहा है, इसलिए दोनों एनर्जी पॉजिटिव होगी। हाँ, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि आप इसे रिलीज कर रहे हैं, ब्लॉक को हम रिलीज कर रहे हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनल एनर्जी में mgh2, ये फाइनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और इसके अलावा और कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 0, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 0। जानते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि इस कर्व ट्रैक पर ए से बी तक जाते हुए हर जगह एक्सटर्नल फोर्स के रूप में सिर्फ एक फोर्स है, एन, और एन का डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होता है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होता है। ये देखिए, एन का डायरेक्शन सतह के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल है, तो डिस्प्लेसमेंट और एन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज 0। जब हम निकालेंगे एन डॉट डी एस, निकालेंगे एन डॉट डी एस, एन नॉर्मल डायरेक्शन में है और डी एस टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो जब हम निकालेंगे एन डॉट डी एस तो एन और डी एस के बीच का एंगल 90 आएगा, इसलिए वर्क डन ड्यू टू एन इज ऑलवेज 0। इसलिए वर्क डन ड्यू टू एन डॉट डी एस ये हमेशा 0 आएगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स है एन, मगर ds और n के बीच का एंगल 90 डिग्री, सो वर्क डन बाय n इज ऑलवेज 0। ये हो गया 0। अब इसके अलावा वर्क डन बाय कोई और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता था, फ्रिक्शन फोर्स ट्रैक पर हो सकता था, लेकिन ट्रैक स्मूथ है इसलिए कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इसलिए कोई फोर्स नहीं है। अब एनर्जी का इक्वेशन याद कीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन था EF माइनस EI, EF माइनस EI, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
यही होता है एनर्जी का कंजर्वेशन का इक्वेशन। किसी भी सिस्टम में जब भी हम इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि बॉडी की फाइनल एनर्जी और बॉडी की इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स है तो मगर वर्क डन जीरो है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसलिए एनर्जी कंजर्व रहेगी। जो इनिशियल एनर्जी है सो फाइनल एनर्जी होगी। अब इस इक्वेशन में हम सब वैल्यू रखते हैं और उसके बाद स्पीड निकाल सकते हैं। वैल्यू रखने का मतलब सारी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल एनर्जी का वैल्यू, फाइनल एनर्जी का वैल्यू रखते हैं। और फाइनल एनर्जी है mgh2 प्लस हाफ mv² माइनस mgh1 बराबर 0 प्लस 0। एक्सटर्नल फोर्स है तो मगर वर्क डन 0 है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, इसलिए वर्क का सवाल नहीं है। अब इस इक्वेशन को v हमें पता लगाना है और बाकी सब पता है। तो v का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन सॉल्व कीजिए। तो हाफ mv² इक्वल टू mgh1 माइनस h2। अब इक्वेशन में दोनों साइड m है वो कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड कितनी आएगी देखिए। तो स्पीड आ जाएगी स्क्वायर रूट 2gh1 माइनस h2। ये सवाल था कर्व ट्रैक पर मोशन को एनालाइज करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं। कर्व ट्रैक पर मोशन को एनालाइज करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, ये सवाल था। तो अब उसके आगे कुछ और तरह का सवाल, आपका कोई सवाल हो तो मैसेज कर सकते हैं या फोटो भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, ऐप पर भी। किताब का या जो भी आप अटेंड कर रहे हो। आगे अगले क्लास के बाद से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये है कर्व स्मूथ ट्रैक। कर्व ट्रैक है मगर स्मूथ है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। और लास्ट में ट्रैक टर्मिनेट्स इनटू हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो ट्रैक है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है लास्ट में, और यहां से एक ब्लॉक को रिलीज करते हैं। ब्लॉक का फ्लोर के साथ जो कांटेक्ट है वो परफेक्टली स्मूथ है। हाँ ठीक है, हम 23 नंबर सवाल ही बताएंगे, अभी देखिए ये वाला सवाल पहले। वो ब्लॉक का ये जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये जो कॉन्टैक्ट है ए पर, ये परफेक्टली स्मूथ है। तो ब्लॉक वहां से रिलीज होगा, फिर एक्सलेट होगा, फिर टेंजेंशियली मूव करेगा और अंत में पॉइंट बी से प्रोजेक्ट होगा विथ मोशन स्पीड u। तो यही आपको पता लगाना है कि जब इस समय यहां से अलग हो रहा होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, किसकी, ब्लॉक की। ट्रैक की इनिशियल हाइट h1 है और ट्रैक की फाइनल हाइट जो है इधर h2 है, और पूरा का पूरा ट्रैक स्मूथ है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। और ब्लॉक यहाँ से जब प्रोजेक्ट हुआ है, रिलीज हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो उस समय से ट्रैक के टेंजेंशियल मूव करता हुआ पॉइंट बी तक पहुंचा है और बी से प्रोजेक्ट होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आपको पता लगाना है कि जब वो बी से अलग होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। सोचिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्या स्पीड होगी, क्या आंसर आप मैसेज कर सकते हैं सॉल्व करके। उसे हम रिलीज किए पॉइंट ए से और वो लीव कर रहा है ट्रैक को पॉइंट बी पर,
और ए से बी तक पूरा सतह स्मूथ है और कहीं भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो जब वो बी से लीव करता है, छोड़ के चलता है, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ट्रैक के टेंजेंशियल होता है। तो उस समय उसकी स्पीड क्या होगी ये पता लगाना है। बस 2 मिनट देते हैं, 1 मिनट आप सॉल्व करके बताइए उसकी स्पीड का फॉर्मूला। और हम आपकी आसानी के लिए जी का वैल्यू 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h1 का वैल्यू 3 मीटर है, ठीक है। h1 का वैल्यू जो है वो 3 मीटर नहीं मानते हैं। h1 का वैल्यू 40 मीटर है, ठीक है। और h2 का वैल्यू 20 मीटर है। तो आप जल्दी से स्पीड u नॉट निकालिए अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। आप अपना न्यूमेरिकल आंसर मैसेज कर सकते हैं अभी। सॉल्व कॉपी पर होता है, स्क्रीन को देखकर नहीं होता। हाँ, स्क्रीन पर सवाल है, h1 हाइट से रिलीज किए हैं। h1 हाइट a है और b से रिलीज किए। a से ट्रैक पर टेंजेंशियली चलता हुआ b से आउट हो रहा है। जब वो b से आउट होगा तब उसकी हाइट 20 मीटर है। जब वो a से रिलीज हुआ था तब उसकी हाइट 40 मीटर थी। और इस इलाके में g का वैल्यू हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपको पता लगाना है कि जिस समय ट्रैक्स ए से चलता हुआ बी को लीव करेगा तो उस समय उस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। न्यूमेरिकल आंसर मैसेज कीजिए सॉल्व करके। अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, सभी सरफेस स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है।
आपका आंसर आया। आपका आंसर आ गया। हाँ, 20 मीटर पर सेकेंड एकदम सही है सभी लोग का। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करते हैं सवाल एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से। इसको कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। कैसे सॉल्व किया? तो ऐसे सॉल्व किया कि सबसे पहले इनिशियल एनर्जी कंसीडर किया, और फिर उस समय की एनर्जी जब वो ट्रैक को छोड़कर जा रहा है, और तब हम इक्वेशन लाए। अभी जो इक्वेशन लाए थे तो उससे स्पीड का फाइनल फॉर्मूला आया था √h1 - h2। अब यहाँ पर है 2, g है 10, और यहाँ है 40 - 20। ये बराबर आ जाएगा 20 × 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ये स्मूथ ट्रैक पर, कर्व ट्रैक पर इक्वेशन हुआ पार्टिकल के मोशन को। पार्टिकल स्लाइड कर रहा है, उसका मास दिया हुआ है, उसका शेप नहीं है, वो स्मॉल बॉडी है। रोलिंग की कोई बात नहीं है। रोलिंग का केस होगा तो अलग तरह से सोचते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। सवाल लिख के नहीं बता पा रहे हैं, कोई 1-2 दिन में हम वो भी उपाय हो जाएगा तो सवाल आपको यहाँ लिखा रहेगा। फिलहाल आवाज पर ध्यान दीजिए। देखिए अगला सवाल है, स्मूथ ट्रैक है, और एक पॉइंट ए पर ब्लॉक इज पुश्ड अगेंस्ट एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। आपको यहाँ दिखाया जा रहा है स्प्रिंग का लेंथ L0 - X0 का मतलब है कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L0 था, और कंप्रेस करने के बाद उसका लेंथ हो गया है X0 - X0। और तब आप ब्लॉक को रिलीज करते हैं, ब्लॉक वहां से मोशन में आगे बढ़ता है, बढ़ता हुआ बी से क्रॉस करता हुआ पॉइंट सी पर होता हुआ आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन है कि जब ये ब्लॉक सी से गुजर रहा था तो हाउ मच फोर्स इट exert ऑन द ट्रैक इन राइटवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। यह ट्रैक इस सरफेस पर कितना फोर्स लगाता है, ये ब्लॉक इस ट्रैक पर जब वह पॉइंट सी से गुजर रहा है, अगर हम X0 से कंप्रेस करके रिलीज करते हैं। क्वेश्चन समझें। देयर इज स्मूथ कर्व ट्रैक इन वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में दर्शाया गया ABCD ट्रैक है, जिसका कर्व पार्ट का रेडियस R है। तो आपसे सवाल है कि एट वन एंड ए ब्लॉक इज पुश्ड अगेंस्ट द स्प्रिंग बाय लेंथ X0 and then released. The block starts sliding on the track and move from A to B and then B to C and then beyond C also. While passing through C, it exerts a force of F equal to mg. Then what may have been the compression? या फिर समझो find the force exerted by the block at the point C against the track. चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। Find
the force normal to the contact, normal to the contact, the block exerts कहां पर, at C, while passing through C. If it has been initially pushed against the spring, if it has been initially pushed against the spring by distance x naught and then released. क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए. ब्लॉक को स्प्रिंग के अगेंस्ट पुश करते हैं और फिर वहां से छोड़ देते हैं. ब्लॉक ए से बी तक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर स्लाइड करता है और बी से आगे जब सी से गुजर रहा होता है तो व्हाट फोर्स इट मे हैव बीन एक्सर्टिंग ऑन द ट्रैक एट द पॉइंट सी. सी पर ये जाते हुए ट्रैक पर कितना फोर्स लगाता होगा, यही आपको पता लगाना है. देखिए, जब वह पॉइंट ए से गुजरता है, इट हैज बीन कंप्रेस्ड अगेंस्ट द स्प्रिंग, यह स्प्रिंग के अगेंस्ट कंप्रेस किया गया है और तब छोड़ा गया. तो जिस समय ये कंप्रेस्ड होगा उस समय इसकी एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होगी और जब ये ट्रैक स्प्रिंग से रिलीज किया जाएगा उस समय इसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी और उसके बाद ये वी स्पीड से चलता हुआ सी को क्रॉस करेगा और जब वो सी को क्रॉस करेगा इट विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द ट्रैक. उसी फोर्स का हमें पता लगाना है. तो पहला स्टेप है इंटरेक्शन बिटवीन द स्प्रिंग एंड द ब्लॉक. दूसरा स्टेप है मोशन ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम ए टू सी और तीसरा है व्हाइल पासिंग थ्रू सी इट इंटरेक्ट्स विद द ट्रैक. उस समय कितना फोर्स लगा रहा है. ये 3 स्टेप. ठीक है. तो पहला स्टेप में हम इंटरेक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड स्प्रिंग यानी इंटरेक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच का इंटरेक्शन. ठीक है. ये वो पीरियड है जिस समय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगी हाफ एम यू नॉट स्क्वायर. यह है इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ए पर जब स्प्रिंग की कंप्रेस्ड एनर्जी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई. इससे हम स्पीड निकाल लिए यू नॉट, ये बराबर हो गया के बाई एम एक्स नॉट. अब इतने स्पीड से ब्लॉक ए से चला और ए से चलते हुए जब वो सी से गुजर रहा है उस समय पर फोर्स निकालना है.
हाँ, अभी जो सेटअप है वो फ्रिक्शन लेस है, वहां फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन वाला केस भी हो सकता था, लेकिन अभी ये स्मूथ सरफेस है, लिखना भूल गए थे। ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, सभी कॉन्टैक्ट्स, ऑल द कॉन्टैक्ट्स आर स्मूथ। अब पॉइंट ए से बी तक गया हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, बी से जब सी को गया है तो कर्व ट्रैक पर, तो सी पर बी से सी तक जाने में, यानी समझो ए से सी तक जाने में क्या एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। हम इसे मानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस, और इनिशियल एनर्जी लिखेंगे हाफ mu0 स्क्वायर। और जब वह सी से गुजर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है ग्रेविटेशनल। वह जब सी से गुजर रहा है तब हो जाएगा हाफ mv c² प्लस mgr ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रेफरेंस से r हाइट पर है और बाकी उससे पहले ए से बी तक आने में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ, सभी कॉन्टैक्ट स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। अब इन दोनों को बराबर कीजिएगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जब वह सी से गुजर रहा है तब उसकी स्पीड कितनी है। अब आखिरी स्टेप है ये पता लगाना, what force it exerts on the track while passing through point C। सी से गुजरते समय यह कितना फोर्स एक्सर्ट करता है ट्रैक पर। तो इसके और ट्रैक के बीच का कॉन्टैक्ट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट के डायरेक्शन में लाइन ऑफ इंटरेक्शन फोर्स दिखाना है। ये सी से गुजर रहा है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जब वह सी से गुजर रहा है और ट्रैक के कांटेक्ट में है। तो ट्रैक के कांटेक्ट में ये है ट्रैक, और यहां सी से गुजर रहा है तो ट्रैक के कांटेक्ट में है, और ट्रैक ऐसे है। तो ट्रैक, ब्लॉक और अर्थ के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ट्रैक के टेंजेंशियल वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ट्रैक के टेंजेंशियली वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है ट्रैक के रेडियली सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा रेडियली आउटवर्ड mv c²/r। तो हमें निकालना है इक्वेशन, और इक्वेशन निकल कर आया mv c²/r = 0। तो n is the force the block exert on the track and n is also the force the track exert on the block। तो हमें n पता लगाना है, और n पता लगाएंगे इस तरह mv c²/r। अब इसको पता लगाने के लिए vc का वैल्यू कहां से लाएंगे, तो vc का वैल्यू इस इक्वेशन से लाएंगे, और इस तरह हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है आप समझे होंगे कि नहीं समझे। कई स्टेप का प्रोग्राम है। पहला स्टेप है हम स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलीज किए, तो स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच इंटरेक्शन हुआ, फिर ब्लॉक स्प्रिंग से सेपरेट हो गया, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और फिर वहां से ए से सी तक वो ट्रैक के साथ इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करते हुए जब वो सी पर पहुंचता है तो हाइट भी राइज करता है अगेंस्ट ग्रेविटी, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्शियली, आंशिक रूप से पोटेंशियल में बदल जाती है, और उसके के लिए हम ए और सी के बीच एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। और पॉइंट सी पर इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द अर्थ, बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रैक। तो ट्रैक के साथ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, टेंजेंशियल नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो वही एन पता लगाना है mv c²/r, जहां हमें vc निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे।
इस तरह से आप स्प्रिंग, कर्व ट्रैक और एनर्जी कंजर्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो भेजा प्रॉब्लम अभी है वो भी सॉल्व होगा अगले दिन। अभी हमारे पास जस्ट जहाँ पर हमें वहाँ किताब नहीं है, वो लाएंगे तो टाइम लैप्स हो जाएगा। अगले दिन से हम प्रिपेयर रहेंगे। अगला दिन कल होगा इस टॉपिक पर। आगे भी प्रॉब्लम चेन वाला, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जैसे रॉड है उसका हाइट h है तो या चेन है फ्लेक्सिबल, उसका इस तरह का सवाल बताना है। और इसके अलावा PYQ कुछ बताना है और आपका प्रॉब्लम बताना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कल अगले क्लास में उम्मीद है इसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपका प्रॉब्लम मैसेज किया हुआ जो होगा उसको डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है अब अगला क्लास होगा कल 9 बजे। ठीक है, तो आप और प्रॉब्लम्स इसमें अटेम्प्ट कीजिएगा, थ्योरी के डाउट्स कलेक्ट कीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा पहले, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही।